Morning to all of you. Myself, Dr. Brisbane Yadav. Today we will discuss another important topic of the CSIR life sciences. Different type of species which are found in the nature. That is very much important for the natures. They tell certain things about the natures. So this topic is very much important for you. And you can see that there are certain important species which are found in natures, that is indicator species, umbrella species, flagship species, keystone species, ruderal species, invasive species or exotic species and dominant species. These are those species which are regularly coming in the CSIR exams. If you will solve the previous year question, you will find 2 or 3 questions coming from this area. So I think you should understand each and every species very carefully, so that next time when question come from this area, you will be able to solve the questions. First of all I will discuss first species. जब हम इंडिकेटर स्पीसीज की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिकेटर स्पीसीज कितना इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए, क्योंकि ये इंडिकेटर स्पीसीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, पर्टिकुलर वेजिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, पर्टिकुलर क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और पर्टिकुलर्स मिनरल्स के बारे में बता सकते हैं। तो आज के समय में इंडिकेटर स्पीसीज यूज एज ए टूल्स, एक टूल्स के रूप में प्रयोग की जा रही हैं जो नेचर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही हैं। जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, एक प्लांट है टेक्सास बैकाटा जो आर्सेनिक को इंडिकेट करता रहता है, जहाँ ग्रो करता है आर्सेनिक एब्जॉर्प्शन करता रहता है। बहुत सारे नेचर से प्लांट्स हैं जो पर्टिकुलर मेटल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जो आज के समय में पर्टिकुलर टूल्स बन चुके हैं पोल्यूशंस को कंट्रोल करने में, पोल्यूशंस को रिमूवल में, जिसे कहते हैं फाइटो रेमेडिएशंस के रूप में जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स बन चुका है आज के डेट में। सो ये इतना आपको जानना है इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन को रिप्रेजेंट्स करते रहते हैं, जैसा कि अम्ब्रेला स्पीसीज नेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पॉइंट से है कि दे प्रोटेक्ट themselves and during this protection they protect another species. नेचर में एक स्पीसीज होती है, जब किसी हम एक स्पीसीज का प्रोटेक्शन होता रहता है, जब कभी कोई स्पीसीज अपना प्रोटेक्शन करती है और अपने प्रोटेक्शन के साथ किसी और स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन हो जाए, तो पहली वाली स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के लिए अम्ब्रेला स्पीसीज का कार्य करती रहती है, इसे कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, नेचर में आप अम्ब्रेला छाता लेके खड़े हैं और बारिश हो रही है और आपके पैर के पास में कोई चींटी आके खड़ी हो जाए, एक ऑंट खड़ी हो जाए, चींटी खड़ी हो जाए और आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं और आपके इस प्रोटेक्शन में उस चींटी का भी प्रोटेक्शन हो जा सकता है। तो इस तरह से आपने उस चींटी के लिए अम्ब्रेला का काम किया, अम्ब्रेला स्पीसीज का काम किया। ऐसे नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे कोई कैक्टस प्लांट ग्रो करता है, अगर उस कैक्टस प्लांट के बगल में कोई हर्बेशियस प्लांट ऐसा भी ग्रो करता है जिसको एनिमल बहुत सारे खा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि उस कैक्टस प्लांट के डर की वजह से एनिमल्स उस पौधे को भी नहीं टच करता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे जो कैक्टस पौधा है जो दूसरे हर्बेशियस ग्रीन पौधे के लिए क्या है, अम्ब्रेला की तरह काम करता है। कैक्टस का अपना प्रोटेक्शन करता है, अपने इस प्रोटेक्शन में उस स्पीसीज का भी दूसरी स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन हो जाता है और इस तरह से पहली स्पीसीज दूसरे के लिए अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाती है। फ्लैगशिप स्पीसीज की बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हम देखते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, ये फ्लैगशिप स्पीसीज की बात करते हैं तो फ्लैगशिप स्पीसीज जैसा कि नाम ही रिप्रेजेंट करता है, फ्लैगशिप स्पीसीज फ्लैग मीन्स होता है झंडा। फ्लैग स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जो किसी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे कि एक सिंबल के रूप में स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। आज अभी हम सभी लोग जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा नीड्स है। रेयर, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड स्पीसीज बहुत ज़्यादा सर्च की जा रही हैं और आज इंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इसमें भी हमें टुडे इन्वायरमेंट अवेयरनेस की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिससे कि हम स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी क्रम में फ्लैगशिप स्पीसीज़ का नाम आया हुआ है। जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ वह स्पीसीज़ होती है जो फॉर कंजर्वेशन पर्पज़ व्यू से स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट की जाती रहती हैं। जब किसी
जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं, किसी नेशनल पार्क में जा रहे हैं, सैंक्चुरीज में जा रहे हैं और वहाँ एक फ्लैग लगा हो, उस फ्लैग पे एलिफेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो एक ये इन्वायरमेंट अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है कि जो एलिफेंट है, दिस एलिफेंट एनिमल इज अ हाईली endangered species, so please be aware, be careful, do not kill these animals. Such type of awareness when present on the flags, that is known as the flagship species. तो फ्लैगशिप स्पीसीज कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी फ्लैग पे किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये बताने का प्रयास किया जाता है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस डेवलप करने का प्रयास किया जाता है कि ये स्पीसीज बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसको कोई भी हार्म आप ना पहुँचाएँ। कि रूडल स्पीसीज क्या होती हैं, नेचर में ये कहाँ पाई जाती हैं और ये कंपटीशन में कैसे रोल प्ले करती हैं, इस पे क्वेश्चन SIR का हमेशा बनता रहता है। तो सबसे पहले हम रूडल स्पीसीज की बात जब करते हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा रूडल स्पीसीज एक्चुअली है कहाँ और ये कहाँ ग्रो करती हैं। तो जब रूडल स्पीसीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रूडल जो टर्म दिया गया है एक जापानी टर्म है, रूडल, इसे कहते हैं जंक। रूडल में होता है जंक स्पीसीज की बात करते हैं। तो रूडल स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जो किसी बेयर एरिया में ग्रो करती है, ऐसे एरिया में जहाँ फर्टिलिटी बहुत कम होती है, जहाँ बहुत कम स्पीसीज ग्रो करती हैं, वैसे एरिया में ये स्पीसीज ग्रो करती है रूडल स्पीसीज। जब वहाँ पे ये ग्रो करती है, चूँकि वहाँ पे स्पीसीज बहुत कम पाई जाती हैं, बहुत कम स्पीसीज पाई जाती हैं, और ये उस बेयर एरिया में बहुत डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में रहती है। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम रहते हैं तो दे आर द डोमिनेंट स्पीसीज, और ये जब डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं तो कंपटीशन में दूसरी स्पीसीज को कम्पीट आउट कर देती हैं, बाहर कर देती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे बेयर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज और ग्रो करने लगती हैं और भी ग्रो करते हैं, वहाँ पे जब स्पीसीज का संख्या बढ़ता है तो फर्टिलिटी रेट वहाँ बढ़ने लगता है। वहाँ चूँकि फर्टिलिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता है, तो डिस्टर्बेंस बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हाई डिस्टर्बेंस होता है, रूडल स्पीसीज उस कंपटीशन से आउट हो जाती हैं, दे कैंट सर्वाइव, उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, सर्वाइव नहीं करती हैं। तो एक SIR में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हाई डिस्टर्बेंस कंडीशन में रूडल स्पीसीज पे कंपटीशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आपको अच्छी तरीके से जान लेना है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि शुरुआत में जब रूडल स्पीसीज वहाँ पे आती हैं तो बहुत कम स्पीसीज पाती थी, और जो कि कम स्पीसीज थी तो वहाँ कंपटीशन में ये विन कर जाती थी, सर्वाइव करती थी और उनको कम्पीट आउट कर देती थी बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ मोर से, उससे रिसोर्सों को जल्दी जल्दी यूज कर लेती थी। इनकी लाइफ साइकिल बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर देती थी और अपनी संख्या को लगातार ही बढ़ाने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे और स्पीसीज आ गई, डिस्टर्बेंस एरिया बढ़ गया, कंपटीशन में स्पीसीज बाहर हो गई और वहाँ से क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती है उस कंपटीशन, उस नेटिव प्लेस से, उस नेटिव पे जो स्पीसीज आती हैं उनसे कम्पीट होकर बाहर हो जाती हैं। ऐसी स्पीसीज को कहते हैं रूडल स्पीसीज। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, जब रूडल स्पीसीज का ग्राफ देखते हैं तो जब बेयर एरिया में पहले जब ये ग्रो करती है बेयर एरिया में है, उस टाइम अगर आप देखें तो रूडल स्पीसीज का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। रूडल स्पीसीज क्या होती है उस टाइम में, चूँकि बेयर एरिया में जब पहली बार आती हैं तो नेटिव स्पीसीज चूँकि बहुत कम पाई जाती हैं, उन पे ये डोमिनेंट पड़ती रहती हैं और क्या करती हैं, उनको कंपटीशन से आउट कर देती हैं और अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन एक समय जब आता है कि जब यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज आती हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, और जब कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे हाई डिस्टर्बेंस हो जाता है। जब हाई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आप देखेंगे कि रूडल स्पीसीज की संख्या होती है, कम होने लगती है, दिन पे दिन ये कम होती जाती हैं और एक समय बाद क्या होती हैं, उस प्लेस से आउट हो जाती हैं। मीन्स हाई कंपटीशन में रूडल स्पीसीज क्या होती हैं, लो कंपटीटर बन जाती हैं, अपने आप को हाई कंपटीटर बनाए नहीं रह पाती हैं और यह क्या होती है, कंपटीशन से बाहर आती है। तो ये कंडीशंस आपको रिमेंबर रखना है, हाई डिस्टर्बेंस दैट इज़ द लो कंपटीटर। जब हाई डिस्टर्बेंस होगा तो रूडल स्पीसीज क्या हो जाएंगी, लो कंपटीटर बन जाएंगी। और यहाँ से SIR में क्वेश्चंस भी आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊँगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन SIR में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से SIR में आया हुआ है, देखिए आप, एक बार क्वेश्चन आया है
आप यहाँ पे देखिए CSIR में रूडल स्पीसीज आर दोज विच आर फाउंड इन द एनवायरमेंट विथ, रूडल स्पीसीज आर दोज विच आर फाउंड इन द, रूडल स्पीसीज आर दोज विच आर फाउंड इन द एनवायरमेंट विथ। पहला ऑप्शन है लो डिस्टर्बेंस हाई कंपटीशन, लो डिस्टर्बेंस हाई कंपटीशन। दूसरा ऑप्शन है हाई डिस्टर्बेंस लो कंपटीशन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो लो डिस्टर्बेंस लो कंपटीशन, लो डिस्टर्बेंस लो कंपटीशन दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हाई डिस्टर्बेंस एंड हाई कंपटीशन, हाई डिस्टर्बेंस एंड हाई कंपटीशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप आंसर की बात करें तो रूडल स्पीसीज़ के बारे में मैंने बताया कि जब रूडल स्पीसीज़ शुरुआत में तो बहुत डोमिनेंट नेचर की होती हैं, क्योंकि नेटिव स्पीसीज़ बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि नेटिव स्पीसीज़ कम पाई जाती हैं और ये डोमिनेंट नेचर की होती हैं, इसलिए सर्वाइव करती हैं और उनको कम्पीट आउट कर देती हैं। लेकिन जैसे जैसे स्पीसीज़ वहाँ बढ़ जाती हैं, हाई डिस्टर्बेंस होता है, ये लो कम्पीटर हो जाती हैं। तो हाई डिस्टर्बेंस में लो कम्पीटर हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन में बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कम्पटीशन। और यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी बुक में आपको देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, मेरी बुक के इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ें और आप अच्छी तरीके से रूडल स्पीसीज के बारे में समझ सकते हैं। तो ये इतना है, रूडल स्पीसीज के बारे में आपको जानना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर फिर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। जब कीस्टोसिन की बात करते हैं तो पहले हमको इसको जानना है कि नेचर में चूँकि कीस्टो स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, ये कैसे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को प्रभावित करते रहती हैं, इन नेचर में कहाँ कहाँ कौन से एग्जाम्पल हमको मिलते रहते हैं, और इसके आधार पे हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन CSIR में आने की संभावना है। क्योंकि लगातार क्वेश्चन CSIR में कीस्टोन स्पीसीज से आता रहा हुआ है और लगातार आ रहा है और आने की संभावनाएँ भी हैं, इसलिए इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना है कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, वेयर दे आर फाउंड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस कीस्टोन स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डिफिनेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। जब हम डिफिनेशन की कीस्टोन की बात करते हैं तो जब हम देखते हैं कि किसी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में वह स्पीसीज जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जिसकी संख्या कम हो लेकिन वो मैक्सिमम इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हो, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज, विच आर मिनिमम इन नंबर बट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम, दैट स्पीसीज नोन एज द कीस्टोन स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी इकोसिस्टम है जिसके अंदर कोई एक स्पीसीज है और उस स्पीसीज पे बहुत सारी स्पीसीज डिपेंड हैं, अगर वह स्पीसीज डेड कर जाती है तो उस पर डिपेंड होने वाली बहुत सारी स्पीसीज़ क्या हो जाएंगी, एक्सटेंड कर जाएंगी। तो एक कॉमन एग्जांपल आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये कीस्टोन स्पीसीज़ का है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। जो अफ्रीका में जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो आपका एलिफेंट है वो एक कीस्टोन स्पीसीज़ की तरह भूमिका निभाता है, बिकॉज उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब भी एलिफेंट मूव करता था तो प्लांटों को, जो हर्ब्स थे, उसको कभी ट्री बनने नहीं देता था, उनकी ब्रांचेस को तोड़ देता था। उन ब्रांचों को लगातार तोड़ देने की वजह से क्या हो जाता था कि वो हर्ब्स हमेशा हर्ब्स ही बने रहते थे, छोटी छोटी ग्रासेस पाई जाती थी, कभी भी वो ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। इस तरह से वो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है कभी भी फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, केवल एक एनिमल की वजह से। वो एनिमल कौन है, एलिफेंट। तो इस तरह से जो अफ्रीकन एलिफेंट है उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम का कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। ऐसा नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीस्टोन स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो कीस्टोन स्पीसीज कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कहा कि कीस्टोन स्पीसीज आर डिसप्रोपोर्शनल टू इट्स एबेंडेंस। जैसा मैंने कहा कि ये डिसप्रोपोर्शनल टू देयर एबेंडेंस होती हैं, यानी मिनिमम नंबर में होती हैं और मैक्सिमम क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इकोसिस्टम इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। इस मतलब कीस्टोन स्पीसीज की संख्या जब कम होगी तो इकोसिस्टम में प्रभाव ज़्यादा होगी, जब इकोसिस्टम में प्रभाव ज़्यादा होगा। इस तरह से आप एक यहाँ से एक रेशियो पाते हैं डिसप्रोपोर्शनल
relation to the its abundance. That is minimum in the number but maximum effect. एक और पॉइंट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि जनरली क्या होती है कि कीस्टोन स्पीसीज तो किसी भी लेवल पे पाई जा सकती हैं। ये हर्बीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी होता है, लेकिन यूजुअली देखा जाता है कि जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते रहते हैं, कीस्टोन स्पीसीज की तरह भूमिका निभाते रहते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, कैसे इन्वायरमेंट में प्रभावित करती रहती हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से पाए जाते रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कीस्टोन स्पीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक सिंपल से लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, जैसे एक कोई क्लास रन कर रही है, उस क्लास में कोई सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। जब भी कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता रहता है तो वो स्टूडेंट बता देता था। जब वो स्टूडेंट बता देता था तो लगातार वो क्या करता था, और स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर लेता था, क्वेश्चन बताने से उनकी प्रोटेक्शन कर लेता था। लेकिन जिस दिन वो स्टूडेंट नहीं आता क्लास में, आप देखेंगे उस दिन टीचर्स जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूरी क्लास उसका आंसर नहीं बता पाएगी। दे कैन नॉट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। तो वह स्टूडेंट उस क्लास का एक तरह से कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको कीस्टोन स्पीसीज के बारे में बताते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ CSIR को, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है 2017 में। देखिए 2017 में क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द कीस्टोन स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको देखना है, क्वेश्चन आपके सामने आया, आपके जून 2017 में आपके क्वेश्चन आया, स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द कीस्टोन स्पीसीज। जब हम बात करते हैं कीस्टोन स्पीसीज की, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, उसके बारे में सही और गलत के बारे में कहता है। पहला ऑप्शन कहता है कि कीस्टोन स्पीसीज अदर दैन द कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन स्पीसीज। जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली जो होता है कि टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं वही कीस्टोन भूमिका ज़्यादा निभाते हैं। लेकिन इस मोस्टली मैंने कहा यूजुअली, बट मैंने ये नहीं कहा कि हर्बीवोरस जो होंगे वो नहीं बन सकते हैं, कंज्यूमर्स और नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब कि ये ऑप्शन क्या होता है, सही है स्पीसीज। दूसरा बात करता है कीस्टोन स्पीसीज। दूसरे स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कीस्टोन स्पीसीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी प्रोपोर्शनल टू इट्स अबंडेंस। देखिए ये टोटली गलत है। जहाँ मैंने आपको बताया था कि डिसप्रोपोर्शनल टू दियर अबंडेंस होता है, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल टू दियर अबंडेंस होता है, डिसप्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे क्या दिया, प्रोपोर्शनल दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या ऑलरेडी है, गलत हो चुका है। ये अपनी जब मिनिमम संख्या होती है और मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होती है, यहाँ डिसप्रोपोर्शनल, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल होना चाहिए और यहाँ प्रोपोर्शनल दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ है।